गुड मॉर्निंग। हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड कि फूड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। हमने देखा था उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या है, फूड के कंपोनेंट होते हैं। इसमें से 3 कंपोनेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो हमने देखा था सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है, लिपिड से मिलती है। 1 ग्राम को जब हम ईट करते हैं या उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, लिपिड देता है। उसके बाद प्रोटीन और फिर कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, पॉलीमर्स होते हैं, शुगर के बने हुए होते हैं। हम इनको कार्बोहाइड्रेट्स को ही हम क्या बोल सकते हैं, शुगर बोल सकते हैं। जैसे माल्ट शुगर हो गई है, या फिर लैक्टोज के लिए जो होता है उसको मिल्क शुगर बोल सकते हैं। ऐसे ही प्रोटीन्स हमने देखा था, अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। अमाइनो एसिड्स 2 टाइप के हो रहे थे, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स हमने पढ़े थे। ठीक है, फिर हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ा था। लिपिड्स जो होते हैं किसके बने होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के बने हुए होते हैं। उनके क्या क्या फंक्शंस थे ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे आगे और कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं फूड के। तो हमारे पास है मिनरल्स। देखो मिनरल्स क्या होता है, कोई भी मेटल या नॉन मेटल या फिर उन मेटल नॉन मेटल के सोल्ट्स। जैसे कि मेटल सोडियम है, सोडियम का सोल्ट क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो गया, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास में सोल्ट होते हैं सोडियम के या फिर मेटल के। और सोडियम क्या है, एल्कलाई मेटल हो गया। अब जब ये आपस में किसी दूसरे प्रोटीन के साथ में या एंजाइम के साथ में अटैच हो जाते हैं, तब इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोफैक्टर्स बोलते हैं। को फैक्टर बोलते हैं। को का मतलब साथ देने वाला हो गया, और फैक्टर मतलब फैक्टर है, ये उसी चीज़ का एक पार्ट हो चुका है। इसमें हमारे पास क्या है, बहुत सारे मेटल्स हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास सोडियम एंड पोटेशियम। कोई भी अगर सेल होती है ना, तो सेल के बाहर सोडियम का अमाउंट ज़्यादा होता है और पोटेशियम का अमाउंट कम होता है। यहाँ सोडियम ज़्यादा होती है और यहाँ पोटेशियम ज़्यादा होती है। बाहर में क्या होगा, पोटेशियम का अमाउंट कम होगा और अंदर में सोडियम का अमाउंट कम होगा किसी भी सेल के। ऐसे ही क्लोरीन जो होती है वो यहाँ पर बाहर ज़्यादा होती है और सेल के अंदर कम होता है क्लोरीन का अमाउंट किसी भी सेल के। ये कैसे याद करोगे, लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुई थी, सी वाटर के अंदर। सी वाटर के अंदर बाहर सबसे ज़्यादा क्या होता है, सोल्ट होता है, और सोल्ट को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो सोडियम और क्लोराइड जो है वो बाहर ज़्यादा होते हैं, यहाँ वाटर कंसीडर करके चलो। ठीक है, तो बाहर क्या क्या हो जाएगा हमारे पास में, सोडियम और क्लोराइड जो आयन्स होंगे उनका नंबर ज़्यादा हो जाएगा, और पोटेशियम का आयन का नंबर कहाँ ज़्यादा हो जाएगा, सेल के अंदर। अब देखो इनका क्या क्या फंक्शंस है, तो हम बोल सकते हैं सेल के बाहर जब है तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल के बाहर है। और ये पोटेशियम अंदर जाता है तो हम इसको बोलेंगे कि ये इंट्रा सेलुलर मेटल है। ठीक है, ये कैसा है, इंट्रा सेलुलर, विद इन द सेल प्रेजेंट है। अब ये सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, ये आपस में जैसे सोडियम अंदर आएगा तो पोटेशियम बाहर जाएगा, इस तरीके से इनका एक्सचेंज होता रहता है सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू। कौन सा पंप होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। यानी कि एनर्जी का यूज़ करते हुए सोडियम बाहर से अंदर आता है और पोटेशियम अंदर से बाहर चला जाता है। और जो भी फंक्शंस उनको परफॉर्म करवाने होते हैं, जैसे कि हमारे जब न्यूरॉन्स होते हैं जिनके थ्रू मैसेज जाता है, तो न्यूरॉन्स के अंदर ये एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करते हैं और मैसेज के आगे ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है वो अपना रोल प्ले करता है। साथ ही साथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, सोडियम क्या करता है, जैसे यहाँ ग्लूकोज है, सेल के बाहर ग्लूकोज ज़्यादा है, लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट सेल को है तो ग्लूकोज अंदर ले जाना है। तो जैसे ही सोडियम अंदर जाएगा, उसी के साथ साथ ग्लूकोज भी क्या है, सेल के अंदर जाना स्टार्ट करवा देता है। पोटेशियम क्या करेगा, मसल्स के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, नर्व्स की एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा सोडियम के साथ साथ। ठीक है, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, यानी कि इनकी कमी हो जाए, तो क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्रैम्प्स का मतलब क्या होता है, ऐंठन बनना स्टार्ट हो जाती है मसल्स के अंदर। जैसे हम बोलते हैं स्टमक पेन होता है, तो क्यों होता है, स्टमक के अंदर क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, ऐंठन बननी स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं किसकी वजह से हो रहा है, अगर सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इनके सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये हमें सॉल्ट के अंदर मिलेगा, मिल्क के अंदर मिलेंगे, वेजिटेबल्स के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में जो आयन है वो क्या है, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन क्या है, सेल के बाहर ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखो ये हमारे स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है। वो HCl क्या करता है, जो भी एंजाइम्स हमने पढ़े थे प्रोटीन डाइजेशन के लिए, जैसे कि ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इनको एक्टिव करने का काम करता है। क्यों, क्योंकि ये एंजाइम्स कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और HCl क्या करता है, इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इस HCl का एक पार्ट क्या है, क्लोराइड आयन है। ठीक है,
अगर क्लोरीन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख लगना बंद हो जाती है, मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। सोर्सेज क्या क्या हैं, फूड के अंदर जो सॉल्टेड फूड होते हैं उनके अंदर मिलेगा, और सी फूड के अंदर देखने को मिलेगा। सी फूड के अंदर क्यों, क्योंकि क्लोरीन कहाँ ज़्यादा मिलती है हमें, सी वाटर के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम क्या है, ये एक एंजाइम एक्टिवेटर है। जैसे हम ग्लूकोज को जब ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं तो ये मल्टी स्टेप प्रोसेसेस होते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। किसी स्टेप के अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एटीपी क्या होता है, एनर्जी की फॉर्म होती है। किसी स्टेप के अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, किसी स्टेप के अंदर एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो इन्हीं सब स्टेप्स को कंप्लीट करवाने के लिए मैग्नीशियम जो होता है वो काम करता है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पर जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं उन एंजाइम्स को एक्टिव करवाता है, और वो एंजाइम्स एक्टिव होने के बाद क्या करेंगे, एटीपी का यूज़ करेंगे या एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे, और एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ मैग्नीशियम हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमारी जो बोन्स होती हैं और टिथ होते हैं उनके अंदर मैग्नीशियम देखने को मिलता है। बोन्स और टिथ के अंदर और क्या क्या मिलेगा हमें, कैल्शियम मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा। कैल्शियम और फॉस्फोरस हमें कहाँ मिलते हैं, हमारे बोन्स और टिथ के अंदर, साथ में क्या मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है, ठीक है। सोर्स क्या है मैग्नीशियम का, मीट के अंदर या फिर जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वहाँ देखने को मिलेगा। अब देखो मैग्नीशियम का काम क्या है, जितनी भी एंजाइम्स के लिए रिएक्शंस हो रही हैं, मतलब जितने भी एंजाइम्स उनको एक्टिव करेगा और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाता है। अगर मैग्नीशियम नहीं है तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी वो सब कम हो जाएंगी, या फिर अगर इसकी कमी है तो क्या होगा, इरेगुलर हो जाएंगी जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी। नेक्स्ट हमारे पास में जो मिनरल या फिर हम बोल सकते हैं आयन है, वो क्या है, सल्फर। देखो सल्फर क्या होता है, एक अमाइनो एसिड होता है सिस्टीन, एक अमाइनो एसिड होता है सिस्टीन, ठीक है। इस सिस्टीन अमाइनो एसिड के अंदर, जैसे जब हमने अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, इधर NH2 ग्रुप है, इधर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, OH ग्रुप, यहाँ H और यहाँ R। तो यहाँ जो R ग्रुप होता है इसमें कार्बन के साथ साथ में एक सल्फर एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिस्टीन कहाँ प्रेजेंट होता है, अमाइनो एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है सल्फर ग्रुप, ठीक है। साथ ही साथ अब हमें पता है कि अमाइनो एसिड्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, और इन्हीं अमाइनो एसिड से एंजाइम्स बनते हैं। तो जो सल्फ़र है वो किसका मेन कंपोनेंट हो जाएगा, हमारे प्रोटीन्स का, एंजाइम्स का, या फिर कोएंजाइम्स का। कोएंजाइम क्या होते हैं, जो एंजाइम की हेल्प करवाते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो प्रोटीन नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा, यानी कि इन सब की जो फॉर्मेशन होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। कहाँ मिलता है हमें ये प्रोटीन, हमें किससे मिलती है, मीट से मिलती है, एग से मिलती है, डेयरी के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो ये सिस्टीन अमाइनो एसिड कहाँ प्रेजेंट होगा हमारा, या फिर हम सिस्टीन के साथ साथ हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा सल्फ़र है वो सल्फ़र हमें कहाँ से मिलेगा, मीट से मिलेगा, एग से मिलेगा, डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कोबाल्ट। देखो कोबाल्ट क्या है, एक कंपोनेंट है विटामिन B12 का। जब विटामिन B12 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कोबाल्ट एटम प्रेजेंट होता है। अगर हमारे पास में विटामिन B12 की कमी हो जाए, अब विटामिन B12 की कमी क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर कोबाल्ट की कमी है। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, पर्नीशियस एनीमिया हो चुका है। एनीमिया का मतलब क्या है, RBCs की फॉर्मेशन कम हो चुकी है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि इसका रोल होता है RBC फॉर्मेशन के अंदर विटामिन B12 का। सोर्सेज क्या है कोबाल्ट के, कहाँ से मिलेगा, मीट के अंदर मिलेगा, यीस्ट के अंदर मिलेगा, मिल्क के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास में फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे टिथ के जो हार्डेस्ट पार्ट होता है टिथ का, इनेमल क्या है, हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, ठीक है। हार्डेस्ट बोन बोल सकते हैं, हार्डेस्ट पार्ट बोल सकते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है, टिथ के अंदर। जैसे ये हमारे टिथ है तो यहाँ पर ये जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं इनेमल। इस इनेमल के अंदर ये फ्लोरीन जो होता है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसकी मतलब स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन अगर फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा हो जाए, एक्सेस के अंदर हो जाए, हम बोलते हैं ना कि किसी वाटर के अंदर फ्लोराइड जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो वाटर क्या करता है, हमारे टिथ्स को येलो करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि अगर एक लिमिटेड अमाउंट में है तब तो वो हमारे इनेमल को प्रोटेक्ट करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर इसकी एक्सेस अमाउंट हो जाएगी तो क्या करेगा, ये हमारे टिथ्स को डिके करना स्टार्ट कर देगा, ख़राब करना स्टार्ट कर देगा। कहाँ मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर मिलेगा, और साथ ही साथ मिल्क के अंदर मिलेगा, ठीक है। और कहाँ मिल सकता है ये, हमें मीट के अंदर मिलेगा, लीवर के अंदर मिलेगा, हमारे जो बीन्स होते हैं, दाने जो होते हैं, मतलब दाल वगैरह, उनके अंदर हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास में कैल्शियम। देखो कैल्शियम मैंने आपको बताया कहाँ मिलता है, हमारी बोन्स के अंदर मिलता है, टिथ के अंदर मिलता है। कैल्शियम का काम क्या होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड को जमाना,
ब्लड क्लॉटिंग के रिक्वायरमेंट के लिए रिक्वायर होता है। साथ ही साथ ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक पोटेशियम जो होता है वो भी काम करता है, पोटेशियम भी ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करता है। और विटामिन के जो है, विटामिन के क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिक्वायर होता है। कहाँ प्रेजेंट होगा, मिल्क के अंदर, ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो डिजीज़ हो सकती है, रिकेट्स हो सकती है, मसल्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, मसल्स टिटेनी हो सकती है। मसल टिटेनी का मतलब क्या है, जो हमारी मसल्स है वो कितना ही उनको स्टिमुलस प्रोवाइड कर लो, कितना ही पिंच कर लो, लेकिन कभी भी हमें मतलब कि दर्द नहीं होगा, महसूस नहीं होगा कि हाँ यहाँ पिंच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में आयोडीन। आयोडीन क्या करता है, ये हमारी एक ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन। ठीक है, तो इस थायरोक्सिन हार्मोन की जब हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता चलता है कि आयोडीन जो होता है वो यहाँ प्रेजेंट होता है, इस थायरोक्सिन हार्मोन की फॉर्मेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। कौन, आयोडीन। अभी आयोडीन हमें कहाँ मिलता है, जो हमारे साल्ट होते हैं ना, नमक जो हम यूज़ करते हैं, टाटा नमक, उसके अंदर आयोडीन डाल के रखते हैं, तो हम बोलते हैं आयोडाइज्ड साल्ट का यूज़ करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। और थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, जो भी हमारी बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें कौन कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, ग्वाइटर। कौन सी डिजीज़ हो जाएगी हमें, ग्वाइटर, जिसको घेंगा रोग बोलते हैं। यहाँ से गला जो होता है वो स्वेल करना स्टार्ट कर देता है। कहाँ मिलेगा, फिश के अंदर मिल सकता है, सी फूड के अंदर मिल सकता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट के अंदर मिलेगा आयोडीन। नेक्स्ट है हमारे पास में फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कहाँ मिलता है हमें, बोन्स और टीथ के अंदर मिलेगा, किसके साथ साथ, कैल्शियम के साथ साथ। साथ ही साथ में हमने डीएनए की जब स्ट्रक्चर देखी थी, उसमें न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो ये फॉस्फोरस कहाँ रोल प्ले करता है अपना, न्यूक्लिक एसिड्स बनाने के लिए, डीएनए या आरएनए की फॉर्मेशन के अंदर। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनके अंदर भी रोल प्ले करता है। जो एटीपी होती है, एनर्जी की फॉर्म, इसमें जो पी होता है ये फॉस्फोरस के लिए होता है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, यानी कि 3 फॉस्फेट होते हैं। और अगर एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो हो जाएगा एडीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यहाँ पर 2 फॉस्फेट प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्रोथ जो होगी वो रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि बोन्स की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी तो ग्रोथ रुक जाएगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, रिकेट्स करवा सकता है। कहाँ मिलेगा हमें, मिल्क के अंदर मिलेगा, एग्स के अंदर मिलेगा, चीज़ के अंदर मिलेगा। क्यों, क्योंकि बोन्स की डेवलपमेंट करवानी, तो बोन की डेवलपमेंट के लिए हम क्या कहते हैं कि दूध दही खाओ, तो ये दूध दही के अंदर हमें क्या मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में आयरन, Fe से जिसको हम डिनोट करते हैं। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर हमें आयरन प्रेजेंट होता है। ये आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करवाता है और जो ऑक्सीजन है उसको वन पार्ट टू अनदर पार्ट कैरी करवाता है। तो ये नॉर्मल जो ह्यूमन गर्ल्स होती हैं उनके अंदर इसकी अमाउंट ज़्यादा होता है आयरन का, और मेल्स के अंदर आयरन का अमाउंट कम होता है। क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के अंदर क्या होता है, मेंसेस होते हैं, मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस होती है, तो उसके अंदर ब्लड लॉस होता है, इसलिए क्या कहता है, आयरन का अमाउंट जो होता है वो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो यानी कि हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी क्या करेगी, आरबीसी भी अपने आप डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट कर देगी, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर एनीमिया हो सकता है। ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। कहाँ मिलेगा हमें, हरी सब्जियों के अंदर देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हमारे पास में कंपोनेंट आता है फूड का ही, विटामिन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विटामिन। अब देखो विटामिन क्या है, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं हमारी बॉडी को, लेकिन हमारी बॉडी की जो भी मेटाबॉलिक ग्रोथ होती है ना उसके अंदर रोल प्ले करते हैं। ये फॉर्मेशन के अंदर, रिपेयर के अंदर हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के। ठीक है, विटामिन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल यानी कि जो फैट के अंदर सोल्यूबल हो, और दूसरा वाटर सोल्यूबल, जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। फैट सोल्यूबल को एडेक से याद कर सकते हो, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब कौन से बच गए हमारे पास में, बी और सी। जो बी विटामिन होता है उसको हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विटामिन बी के अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन 1, 2 हो गया, विटामिन 6 हो गया, B6 हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास में विटामिन बी प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा कौन सा होगा, वाटर सोल्यूबल हमारे पास में विटामिन सी। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, लीवर के अंदर स्टोर होते हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर तो अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, विटामिन सी जो होता है वो कहाँ मिलता है हमें, विटामिन सी जो भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं
खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलता है विटामिन सी। विटामिन डी कहाँ मिलेगा हमें, हम क्या बोलते हैं, सनलाइट से मिलता है, धूप लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो विटामिन डी देता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी डिजीज़ हो सकती है, रिकेट्स होता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से डिजीज़ होती है, विटामिन बी से, मतलब जितने भी विटामिन है अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर तो हमें कोई ना कोई डिजीज़ हो सकती है। अब देखो हमारे पास क्या है कि वो कौन कौन से विटामिन का क्या क्या सोर्स है, क्या उनके फंक्शंस है, क्या क्या उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स, यानी कि अगर उनकी कमी हो जाए तो कौन कौन से डिजीज़ हो सकती है। विटामिन ए जो होता है उसको हम रेटिनोल भी बोलते हैं। अब ये रेटिनोल वर्ड जो है आपको रेटिना से सिमिलर लग रहा है, जो हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, आइज़ के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या है, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर होती है तो हमारी आंखें ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रात में दिखाई देना कम हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो अगर हमसे पूछा जाए नाइट ब्लाइंडनेस किसी वजह से होगी तो विटामिन ए की वजह से होती है। अब ये जो विटामिन ए है या फिर रेटिनोल जो है हमारे पास में किससे बनता है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी जो कैरेट होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये बीटा कैरोटीन कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू या कुछ एंजाइम्स की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सोर्सेज क्या होंगे, मिल्क, बटर, एग्स, ये सब तो नॉर्मली पढ़ने के हैं सोर्सेज, ठीक है। मैं अब देखो फंक्शन क्या है, रेटिना के अंदर प्रेजेंट है तो जो हमारी आँखों के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कौन, दो टाइप की सेल्स होती हैं, कौन सेल्स एंड रोड सेल्स। तो देखो कौन सेल्स किसके लिए होती है, कलर के लिए होती है, सी कौन सेल्स कलर के लिए होती है, और रोड सेल्स किसके लिए होती है, लाइट के लिए होती है। तो इन सेल्स की फॉर्मेशन के अंदर ये विटामिन ए रोल अपना प्ले करता है, ठीक है। अब विटामिन बी जो होता है इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, बहुत सारे विटामिन होते हैं यहाँ पर। तो B1 जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थियामिन बोलते हैं। B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। B3 को हम बोलते हैं नियासिन। B5 को पेंटोथेनिक एसिड्स बोलते हैं हम, ठीक है। तो अलग अलग विटामिन के अलग अलग नाम दिए हुए हैं आपके पास। यहाँ एक इंपॉर्टेंट है विटामिन B10 जो होता है उसको हम फोलिक एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। ये फोलिक एसिड क्या करता है, जो भी हमारी RBC की फॉर्मेशन होती है उसमें रोल प्ले करता है। तो जैसे जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको क्या बोले जाते हैं कि विटामिन B12 के कैप्सूल्स दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्लड है वो बेबी के अंदर जाएगा, ठीक है। वहाँ बेबी के साथ में भी RBC फॉर्मेशन करवानी है। तो विटामिन B12 किसको दिया जाता है, प्रेग्नेंट लेडी को इसके कैप्सूल्स दिए जाते हैं ताकि RBC की या फिर ब्लड की फॉर्मेशन हो सके, न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्मेशन हो सके। साथ ही साथ उसको क्या बोला जाता है, बनाना, सोयाबीन, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो सब खाने के लिए दिया जाता है। और जो अगर इसने नहीं खाया ये सब तो क्या होगा, विटामिन B12 की कमी होगी, और कमी होते क्या होता है, RBC की फॉर्मेशन नहीं होगी। RBC फॉर्मेशन ना होने को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया, ठीक है। तो विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी हो तो कौन सी डिजीज़ हो सकती है, हमारे पास एनीमिया हो सकता है। सॉरी, विटामिन B12 की कमी से भी होता है, विटामिन B10 की कमी से भी होता है। तो 10 है उसको हम बोलते हैं फोलिक एसिड, और 12 जो होता है उसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन। जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है। बेरी जो डिजीज़ होती है, यहाँ पर मसल्स जो होती हैं उनकी अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। ये किसकी वजह से होती है, B1 की वजह से होती है, ठीक है। इसका फंक्शंस क्या होता है, यानी कि मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवानी है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है B1 की तो बेरी होता है। बेरी में क्या होता है, जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। तो ये क्या करेगा, मसल्स की फॉर्मेशन करवाएगा। मसल्स फॉर्मेशन को या फिर स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करवाएगा, कार्बोहाइड्रेट देगा ये हमारी बॉडी को। जो भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन जो है उसके अंदर ये अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारे पास में जो विटामिन B2 है उसकी कमी से या उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो रही है, चैलोसिस डिजीज़ हो रही है। यानी कि जो स्किन होती है उसके ऊपर में फिशर्स प्रेजेंट पड़ना स्टार्ट हो जाती है। फिशर्स किसको बोलते हैं, हम झुर्रियों को बोलते हैं, ठीक है। विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी होती है तो कौन सा डिजीज़ होती है, हमें स्कर्वी होती है, ठीक है। गम्स जो हमारे टिथ होते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, टिथ के अंदर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। कहाँ मिलेगा हमें, ये सिट्रस फ्रूट के अंदर मिलता है। विटामिन डी जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल बोलते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन सी डिजीज़ होती है, रिकेट्स डिजीज़ होती है चिल्ड्रन के अंदर। और जो एडल्ट्स होते हैं उसके अंदर ऑस्टियोमियासिस होती है। ऑस्टियोमियासिया में क्या होता है कि जो भी ऑस्टियो जो वर्ड है ये बोन्स के लिए होता है, ठीक है। तो बोन्स की वीकनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जो बोन्स होंगी वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसका फंक्शन क्या होता है, बोन्स की फॉर्मेशन करवाना। बोन्स फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं,
ठीक है। विटामिन ई जो होता है उसको हम बोलते हैं टोकोफेरोल। विटामिन ई क्या करता है, जो भी आरबीसीज होती हैं उनकी फॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले करता है। साथ ही साथ जो हमारी स्किन होती है उसको हेल्दी बनाने का काम करता है। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, आरबीसी जो होती हैं वो डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, उनकी डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है। विटामिन के जो है ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर रोल प्ले करता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट होना नहीं होगा। अगर एक बार कहीं कट लग गया और ब्लड ने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया तो ब्लड फ्लो होता ही चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में जो फूड का कंपोनेंट आता है वो आता है रफेज। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारे पास में फूड का, रफेज। देखो रफेज क्या होते हैं, जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं, जैसे कि हमने खीरा खाया, ककड़ी खाई, तो उनके अंदर कुछ धागे जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। उन धागों को हम क्या बोलते हैं, रफेज बोलते हैं। हमारी बॉडी क्या करती है, जनरली उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो इनको डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। लिटिल बिट ही डाइजेस्ट करवा पाता है। सेल्यूलोज जो होता है उसका डाइजेशन, ठीक है। सेलुलोज का डाइजेशन कौन करवाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स करवाता है। हमारी बॉडी के अंदर ये ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल होता है, इसलिए अगर इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके निकलवा भी देते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करवाना, हम तो खाना पकाया खाते हैं, अपने खाने को पका के फिर खाते हैं, तो वो सेलुलोज जो होता है वो पहले ही डाइजेस्ट हो जाता है। रफेज का काम क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर अगर रफेज से रिच फूड खाया जाए तो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम होती है, कब्ज की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है। जो हमारा स्टमक है वो इजीली अच्छे से डाइजेस्ट करना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देता है रफेज रिच फूड खाने से, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो जो हमारे विटामिन्स हैं या फिर प्रोटीन्स हैं, इन सब की डेफिशिएंसी से कोई ना कोई डिजीज़ हो ही जाती है। तो अगर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, या फिर हम इसको कम्प्लीटली क्या बोल सकते हैं, माल न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, फूड जो होते हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, फूड के कंपोनेंट्स को, तो माल न्यूट्रिशन हो जाता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, कमी हो चुकी है। अब इसकी डेफिशिएंसी की वजह से दो डिजीज बताई हुई हैं प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, क्वाशीकोर्कर और मैरस्मस। क्वाशीकोर्कर एंड मैरस्मस। देखो क्वाशीकोर्कर किसके अंदर होगी, चिल्ड्रन के अंदर होगी, और मैरस्मस कहाँ होगी, इन्फेंट्स को होगी, जो कि 1 ईयर से नीचे के इन्फेंट्स होंगे। चिल्ड्रन यानी कि अप टू 10 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको ये हो सकती है। सिम्टम्स लगभग सेम है, क्या, मेंटल रिटार्डेशन होगी, उनकी जो बॉडी होगी वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगी, जो उनके लिम्स होंगे यानी कि हैंड्स और लेग्स जो होंगे उनकी थिनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, वो पतले हो जाएंगे, स्लेंडर हो जाएंगे, यानी कि सिलेंड्रिकल टाइप हो जाएंगे, बहुत पतले पतले से दिखने लगेंगे। स्किन जो होगी उस पर रैशेस पड़ सकते हैं, आइज़ बाहर निकल सकती हैं, तो ये इनकी डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। एक्सेस ऑफ विटामिन, अगर कोई भी विटामिन की एक्सेस हो जाए तो उसको हम कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, हाइपर वर्ड लगा देंगे। हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, और हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, तो हम हाइपर या हाइपो वर्ड लगा के इनका बता सकते हैं। हाइपर विटामिनोसिस, हाइपोविटामिनोसिस, ठीक है। अगर लिपिड्स जो हैं उनकी एक्सेस हो जाए हमारी बॉडी के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोमिया। कोलेस्ट्रॉल से जो डिजीज़ होती है, अगर कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ हमारे फूड के कंपोनेंट्स थे, इनको पढ़ो अच्छे से, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना। थैंक यू।